जय हिंद बच्चों, एनके बॉबी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निरंजन कुमार। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग संपूर्ण व्याकरण के अंतर्गत, संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो वर्ण विचार शुरू किए थे, तो वर्ण विचार में हमने देखा था कि वर्ण विचार की परिभाषा, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी में कुल लेखन के आधार पर कुल कितने वर्ण हैं। तो हमने देखा था कि लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अब चलते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं और उससे आगे के टॉपिक पर अगर नज़र डालते हैं तो बिना देर के हुए चलिए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो और नज़र डालते हैं व्हाइट बोर्ड पर। उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल 47 वर्ण हैं। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, हमारे कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि 52 बोलें या 47 बोलें। तो बच्चों, जब लेखन के आधार पर पूछा जाए ना, लिखने के आधार पर, तो 52 कह देना है। अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 47 कहना है। डॉट्स क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। उच्चारण के आधार पर 47। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व होते हैं। उच्चारण के कितने तत्व होते हैं? उच्चारण के दो प्रमुख तत्व होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसको हम लोग इस रूप में पढ़ते हैं कि हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो बात वही है। उच्चारण, चूंकि उच्चारण, मैंने इससे पहले के भी वीडियो में मैं बताया था कि उच्चारण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो उच्चारण के आधार पर उच्चारण के दो प्रमुख तत्व होते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हम लोग पहले स्वर की बात करते हैं, स्वर के संबंध में जानते हैं, उसके बाद फिर आगे के वीडियो में व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वर, एक छोटा सा सवाल है कि स्वर किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से स्वरों की उच्चारण स्वतंत्र है ना। इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की यानी व्यंजन की मदद नहीं लेनी पड़ती है, इनका उच्चारण खुद होता है ना। इसलिए कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है ना। 11। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब के सब हिंदी के स्वर वर्ण हैं। इनकी टोटल संख्या, कुल संख्या 11 है। ओके, चलिए, आप लोग इसे बचपन में पढ़े ना, सिंपल सी बात है, आराम तरीके से इसको समझिए। जब आप बचपन में ठुनका उनका खा करके पढ़ना शुरू किए थे तो आपकी पढ़ाई अ आ से शुरू हुई थी। तो जहां से शुरू हुई थी ना, वो सारे के सारे यानी अ जो है सब टोटल, पहले माना जाता था कि 13 है, अंग और अह को भी जोड़ दिया जाता था। इस 11 में 2 को और जोड़ा जाता था, अंग और अह को, तो हो जाते थे 13। तो कुछ लोगों का मानना था, कुछ व्याकरणों का मानना था कि स्वर वर्णों की संख्या 13 है। लेकिन बाद में इस पर बहुत विचार विमर्श हुआ, विद्वानों ने इस पर बहुत से तर्क दिए और इसका निचोड़ निकला कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है ना। तो ये सारे हमारे हिंदी के स्वर वर्ण हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? तो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, यानी स्वर को भी अब कई वर्ग में बांटेंगे। किस किस वर्ग में बांटेंगे जरा नजर दे दीजिए, मजा आने वाला बहुत ज्यादा। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर कौन कौन से स्वर होंगे? जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से स्वर हैं? ओठों के, हमारे जो होठ हैं, ओठों के स्थिति के आधार पर, है ना, कौन कौन से स्वर हैं? हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, हम लोग ये 5 आधार देखेंगे बच्चों। तो देखिए, पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। इस आधार पर एक है हर्ष स्वर। हर्ष मतलब होता है छोटा, ठीक है। परिभाषा देख लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, यानी कम समय लगे। एक मात्रा कहने का तात्पर्य है कम। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे हर्ष स्वर कहते हैं, है ना। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, री, है ना।
एकदम पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है बच्चों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अ, हर्षई, हर्षव और री, ये क्या है? हर्ष स्वर हैं। देखिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, मैं तो जो भी बताता हूँ महत्वपूर्ण ही बताता हूँ, है ना। VVI देखिए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब लोग पहले से, बहुत पहले से जानते हैं। इसे मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। किसे? हर्ष स्वर को। हर्ष स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, है ना, उसी को हर्ष स्वर भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मूल स्वर अ, हर्षई, हर्षव और री, ये चारों मूल स्वर हैं, ओरिजिनल स्वर हैं, है ना। बाकी जो बनता है इन्हीं सबके संयोग से बनता है ना। चलिए आगे भी देख लेते हैं। दीर्घ स्वर, क में हमने हर्ष स्वर देखा, अब दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या होता है बच्चों? दो मात्रा का समय लगता है। हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय लगता था, यानी कम लगता था। दीर्घ स्वर में दो मात्रा का, यानी इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर हैं, एक नजर डालिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आ, इसके अंतर्गत आ कैसे बनता है? दो वर्णों के मेल से बनता है। जैसे अ जोड़ अ को जोड़ करके आ बन जाता है, तो अ धन अ बराबर आ। उसी तरह दीर्घ ई है, दीर्घ स्वर, हर्ष ई धन हर्ष ई, है ना। उसी प्रकार दीर्घ उ है, दीर्घ उ क्या है? हर्ष उ धन हर्ष उ बराबर दीर्घ उ। ए अ धन हर्ष ई बराबर ए। आगे देखिए ऐ, अ धन ए बराबर ऐ। उसी प्रकार ओ, अ धन हर्ष उ बराबर ओ। उसी तरह औ, अ धन ओ बराबर औ, है ना। मजेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्लुत स्वर की तरफ एक बार देखते हैं। प्लुत स्वर, एक बार परिभाषा पर नजर डाल लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, यानी तीन मात्रा का समय लगे, कह सकते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे, है ना, चूंकि प्लुत स्वर के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है, लेकिन समय को स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि समय पता चले कि हाँ वास्तव में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर की तुलना में ज्यादा समय लग रहा है। हर्ष में एक मात्रा, दीर्घ में दो मात्रा और प्लुत में कहें तो तीन या तीन से भी अधिक मात्रा का समय लग जाता है। जैसे मैं बोलूँगा ओम, ओम, ओम नहीं कहेंगे, ओम, देखिए कितना लंबा समय खींचता है। ओम, इससे भी ज़्यादा लंबा ओम, है ना। तो यह क्या हो, ज़्यादा समय ले रहा है। ध्यान देने वाली बात, नॉट, देखिए नोट में हमने क्या लिखा है? नोट में लिखा है इसका प्रयोग किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में होता है। जैसे राम, राजा दशरथ से जब अयोध्या के राजा जो दशरथ थे, जब उनसे विश्वामित्र जी आए थे, उनका पुत्र मांग करके ले जा रहे थे, वह पुत्र के वियोग में जब तरप तरप करके रो रहे थे, उन्हें बार बार स्मरण हो रहा था अपने पुत्र का, वह मूर्छित होने लगे थे। तो उस समय देखे उसके मुख से राम, ऐसा नहीं बोलते थे, राम राम राम, है ना। प्लुत स्वर का देखे कमाल क्या होता है, इसमें तिगुना समय लगता है या उससे भी अधिक लगता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला है जीभ के प्रयोग के आधार पर। हमारा जो जीभ है हमारे मुख में, जिससे हम स्वाद चखते हैं, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के उच्चारण में जीभ की भी बहुत भूमिका होती है, उसके प्रयोग के आधार पर। तो इस जीभ के प्रयोग के आधार पर भी दो आधार है। एक है जीभ के भाग के आधार पर, जीभ को तीन भाग में वर्गीकृत कर दिया, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, पीछे वाला भाग। और जीभ के उठने के आधार पर, जब मुंह में वो जीभ चलता है, ऊपर नीचे, दांत तरफ आता है, कभी मूर्धा तरफ जाता है, तालु तरफ आता है, उस आधार पर भी। तो चलिए पहला कौन नंबर का देखते, जीभ के भाग के आधार पर। अग्रस्वर, अग्रस्वर हर्ष ई, दीर्घ ई, री, ए, ऐ, ये सब क्या है? अग्रस्वर है। क्या है ये सब? अग्रस्वर हैं, क्योंकि
ये सब अग्रस्वर है। चूंकि इसके उच्चारण के दौरान क्या होता है, जीभ का अगला भाग, आगे का भाग काम करता है, इसलिए इसका उसके आधार पर इसका नाम रख दिया अग्रस्वर। अब है मध्य स्वर, जीभ का जो मध्य भाग है, अ के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। पश्च स्वर, आ, हर्ष उ, दीर्घ उ, ओ, औ, ये सब क्या है, पश्च स्वर है। जीभ का पीछे का भाग इन स्वरों के उच्चारण में काम करता है। जीभ के उठने के आधार पर संवृत, हर्षई, दीर्घई, हरि, हर्ष ओ, दीर्घ ओ। अर्ध संवृत है अ, ओ, निवृत्त है आ, अर्ध निवृत्त है अ, ए, औ, है ना। चूंकि अभी बहुत छोटे बच्चों के लिए उतना आवश्यक नहीं है, जब छोटे बच्चे बड़े होंगे तो उसके लिए फिर महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सी परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा संवृत्त स्वर है, निम्न में से कौन सा जो है निवृत्त स्वर है, पूछा जाता है। ओठों के स्थिति के आधार पर अवृत्तमुखी अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, रि, ए, ऐ। अवृत्तमुखी कहने का तात्पर्य है जिन वर्णों के, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख गोल नहीं होता है, वृत्त के जैसा नहीं होता है, गोल नहीं होता। अगर हमारा मुख गोल हो जाएगा तो वो वृत्तमुखी हो जाएगा, है ना, वह होगा वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी मतलब जिन स्वर के उच्चारण में हमारा मुख गोल नहीं होता, जैसे अ, आ, हर्ष ए, दीर्घ ए, रे, ए, ऐ, इसमें हमारा मुख गोल नहीं हुआ, इसलिए ये सारे स्वर हैं अवृत्तमुखी। अब है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख गोल हो जाता है, जैसे हर्ष उ, दीर्घ उ, ओ, औ। देखते हैं बच्चों, हमारा मुख गोल हो जाता है, जैसे लगता है कि हमारा मुख रसगुल्ला मांग रहा है ना। तो ये कहलाते वृत्तमुखी। ओके। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। हमारे मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में नाक की आवश्यकता नहीं है उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। अब हमने देखा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमने देखा कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर एक निर्नुनासिक हुए और दूसरा है अनुनासिक। प्यारे बच्चों, अनुनासिक में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे अ, ई। अब इसका उच्चारण आप नाक बंद करके नहीं कर सकते, क्योंकि इसके उच्चारण के दौरान कुछ हवा मुख से तो निकलती ही है, कुछ हवा नाक से भी निकलती है। अगर नाक बंद कर लेंगे, ये आपके क्या हुए, अनुनासिक स्वर हुए, है ना, ये अनुनासिक स्वर हुए, क्योंकि इसमें हवा नाक से भी निकलती है। ठीक है बच्चों, आ गया मजा। चलिए, तो हमने नाक से, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक और अनुनासिक दोनों को देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, अब पांचवा और अंतिम है, हमने जो स्वरों का वर्गीकरण किया था उसमें जो 5 आधार चुने थे उसमें से अंतिम आधार है घोषत्व के आधार पर। ठीक है, किस आधार पर, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर क्या होता है, स्वर में जब कंपन होता है, उच्चारण का, स्वरों के उच्चारण के दौरान जब स्वर तंत्र में कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां निकलती है, तब कौन सा, सघोष। इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं। सभी स्वर क्या हैं, सघोष ध्वनियां हैं। एकदम याद रखना है कि स्वर जितने भी आपने 11 स्वर वर्ण देखे हैं तो सभी स्वर क्या है, सघोष ध्वनियां हैं। स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होती है ना, तो सभी स्वर क्या है, सघोष ध्वनियां होती हैं। ठीक है, चलिए स्वर वर्ण के जो हमने वर्गीकरण 5 वर्गीकरण किए थे, 5 आधार बनाए थे, उस आधार पर एक तरह से 5 आधार खत्म हो गया। अब आगे की वीडियो में हम लोग व्यंजन पर बात करेंगे, है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।